हमारा चैप्टर 6 है इंडियन इको का, रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, लर्न करोगे, आपको पता है सारी डेफिनेशंस कोटेड है, आप अपनी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, पीछे वाले सामने देखेंगे, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट बेटा नाम से ही पता चला है, रूरल एरियाज को डेवलप करना। रूरल एरियाज कौन से होते हैं, विलेजेस। तो इस चैप्टर के अंदर ना बेटा आप सारे विलेजेस को कवर करोगे, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट का नाम से मतलब पता चल रहा है, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, रूरल एरियाज को डेवलप करना, ठीक है। अब रूरल और अर्बन एरिया में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप सभी को पता है हम कौन से एरिया में रहते हैं, रूरल अर्बन। अर्बन में तो रूरल एरिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है बताओ, फार्मिंग, दैट इज एग्रीकल्चर। तो रूरल, ये चैप्टर बेटा पूरा जो है ना रूरल डेवलपमेंट, वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। क्योंकि रूरल एरियाज में आपको पता है फार्मर्स होते हैं जिनका मेन काम ही है फार्मिंग करना, ठीक है। तो फार्मिंग की पोजीशन वर्स्ट है, फार्मर्स को इम्प्रूव की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या करा, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं इसमें आपसे ले रही हूँ, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन कोटेड है, बार बार बोल रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज यूज नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो हम रूरल डेवलपमेंट को कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस क्यों कहते हैं बेटा, आप गवर्नमेंट क्या करता है, कई सालों से गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट करता आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कि एक बार पैसा लगा दिया उसके बाद गवर्नमेंट बैठ जाएगा, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, डेली बेसिस पे ये एक्सपेंडिचर चलता रहता है। तो रूरल डेवलपमेंट को हम कहते हैं इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड वन, इट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस। कॉम्प्रीहेंसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिटेल्ड प्रोसेस है, मैं चुटकी बजा के रूरल डेवलपमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस। और रूरल डेवलपमेंट को सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस भी कहते हैं। सोशो इकोनॉमिक का मतलब क्या बेटा, सोशल प्रोसेस भी है और इकोनॉमिक प्रोसेस भी है। इकोनॉमिक प्रोसेस आप सभी ने 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बेटा कि इकोनॉमी में दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, विच आर रिलेटेड टू अर्निंग मनी। तो क्या रूरल डेवलपमेंट में पैसा लगता है, यस और नो। तो दैट इज व्हाई इट इज एन इकोनॉमिक प्रोसेस, इसलिए हम उसको इकोनॉमिक प्रोसेस कहते हैं। सोशल प्रोसेस क्यों कहते हैं, ऑब्वियस है, लोगों से डीलिंग करनी है आपने, रूरल डेवलपमेंट में आप क्या करोगे, फार्मर्स की पोजीशन को इंप्रूव करोगे, दैट इज व्हाई इट इज अ सोशल प्रोसेस, ठीक है भाई। तो रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में मैं आपसे 3 कीवर्ड अपने पूछूंगी। रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस, ठीक है। रिपीट कर रही हूं, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस विच एम्स टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसका मेन मोटिव है बेटा रूरल लाइफ को इंप्रूव करना, ठीक है, विच एम्स टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, दिस इज रूरल डेवलपमेंट। तो मेरे साथ मेरे 3 वर्ड्स यूज करोगे और लर्न भी करोगे अभी मेरे साथ साथ, ठीक है। सीसीएस 3 टर्म्स है बेटा, रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव और कौन सा प्रोसेस, सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस विच एम्स टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, जिसका मेन मोटिव है रूरल लाइफ को इंप्रूव करना, दिस इज रूरल डेवलपमेंट। डेफिनेशन लर्न हुई है, 1 मिनट का टाइम दे रही हूं सभी को, किसी से भी पूछूंगी, ध्यान में रखना, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट इज अ कौन सा प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस, सेकंड वन कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड वन सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस विच एम्स टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, ठीक है, जिसका मेन मोटिव है रूरल लाइफ को प्रमोट करना, दिस इज रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। देखो डेफिनेशन पढ़ के भी देख लेते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगी, ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास मीनिंग आता है, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है आप पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, आपको पता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, ये भी पता है। सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस विच एम्स टू इंप्रूव ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कौन, रूरल लाइफ, दिस इज रूरल डेवलपमेंट, ठीक है भाई। डेफिनेशन क्लियर है, राय नहीं क्लियर है बेटा, ठीक है। पीछे सबको क्लियर है, अभी इरेज करके तुमसे ही पूछूंगी एक एक करके। तो रूरल डेवलपमेंट इज अ फर्स्ट वन, बोलो भाई, continuous, second one comprehensive, third one socio economic process which aims to improve all aspect of rural life, ठीक है, जिसका मेन मोटिव है रूरल लाइफ को इंप्रूव करना, दिस इज रूरल डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला तो ये तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट आर द की इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट को क्यों इनिशिएट करा, उसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या की इश्यूज थे, क्या मुद्दे थे, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो बेटा रूरल डेवलपमेंट, अगर आप सभी को पता है रूरल एरिया, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मेजर ऑक्यूपेशन वहां पे फार्मिंग है, ठीक है। और आपको ये भी बता चुकी हूँ कि इंडिया में सबसे वर्स्ट पोजीशन किसकी है, फार्मर्स की। और हर साल ये भी बता चुकी हूँ सबसे ज्यादा सुसाइड कौन करते हैं, वो भी फार्मर्स ही करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली रूरल डेवलपमेंट इसीलिए इनिशिएट करा था कि फार्मर्स की पोजीशन को इंप्रूव किया जाए, ठीक है। रूरल एरिया में आपको पता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम है, एक ही काम है दैट इज एग्रीकल्चर, और कोई काम ही नहीं है,
तो गवर्नमेंट ने जब रूरल डेवलपमेंट इनिशिएट करा था तो गवर्नमेंट का ये भी टारगेट था कि फार्मर को और चीजों में भी एंगेज कराओ। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर में आपको इनकम नहीं हो रही तो आपको और भी चीजें सिखाओ कि भाई जहां से आपकी इनकम सर्टेन हो जाए। तो रूरल डेवलपमेंट के की इश्यूज 5 है बेटा, ये मैं 5 आपसे पूछूंगी विद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला मुद्दा जो था रूरल डेवलपमेंट के पीछे, दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्या आप मुझे बता सकते हो ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन कैपिटल नहीं पूछ रही, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? बोलो यार, ये तो इतना आसान है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स यार, हद हो गई। ह्यूमन रिसोर्स इज लेबर, इतना क्या सोच रहे हो? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब तो लेबर है ना यार। रिसोर्स का मतलब क्या है? जो चीज प्रोडक्शन में हेल्प करती। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? लेबर है यार, जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब लेबर है। अब मैं अर्बन को रूरल से कंपेयर कर, ठीक है, रूरल एरियाज में ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड होता है अनस्किल्ड होता है? अनस्किल्ड होता है। तो गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट क्यों इनिशिएट करा था बेटा? उसका पहला रीजन था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए। ठीक है, वहां पे जो लेबर थी वो अनस्किल्ड थी, तो गवर्नमेंट ने बोला कि उनकी स्किल्स को बढ़ाते। और स्किल्स को बढ़ाने का सबसे बेस्ट 2 सोर्सेज आप पढ़ चुके हो ह्यूमन कैपिटल में, क्या थे? एजुकेशन और हेल्थ। तो अगर लेबर की स्किल्स बढ़ानी है तो आपके पास 2 चीजें बेटा, एजुकेशन और हेल्थ। लिटरेसी को प्रमोट करो, और लिटरेसी में भी स्पेशली कौन सी लिटरेसी? फीमेल लिटरेसी, ये ध्यान में रखना। फीमेल लिटरेसी को प्रमोट करो, क्योंकि रूरल एरियाज की अगर फीमेल लिटरेसी देखे तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसे हुआ ये मैं आपसे पूछूंगी, बाय एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट ने लिटरेसी को प्रमोट करा, स्पेशली कौन सी लिटरेसी? फीमेल लिटरेसी। ठीक है, तो पहला रीजन जो था ना, जो गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट को इनिशिएट करा था बेटा, उसका पहला रीजन ये था कि गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि यार रूरल एरियाज में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना। इसके लिए गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट को स्टार्ट कर। दूसरा दूसरा रीजन बेटा रूरल डेवलपमेंट के पीछे था डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। चलो लगाओ तुक्का, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स में तो तुमने मेरी नाक कटवा दी है। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कौन से होते हैं? और हाँ सही बोल रहे हो, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज नाम से ही पता चल रहा है, विच आर यूज इन प्रोडक्शन। मशीन, टूल, इक्विपमेंट सब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है। ठीक है, लेबर भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में आती है, कैपिटल पैसा भी प्रोडक्टिव रिसोर्स में आता है, एंटरप्रेन्योर भी आता है। ठीक है, लैंड भी प्रोडक्टिव रिसोर्स है। ठीक है, जो भी चीजें प्रोडक्शन में लगती है वो सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब रूरल एरिया और अर्बन एरिया को कंपेयर करें ना बेटा, तो आप सभी को पता है कि रूरल एरिया में लोगों के पास लैंड तो होती है बहुत सारी। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती है, बट उनको यूज नहीं करनी आती। क्यों यूज करनी नहीं आती? बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। उनको पता नहीं है इस पे क्या काम खोलें जिसके थ्रू हमें इनकम जनरेट हो। दूसरा, बीइंग अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, रूरल एरिया में लोगों को मशीन, टूल, इक्विपमेंट इस पे काम करना नहीं आता। रॉ मटेरियल को कैसे अच्छे से यूज करना है वो नहीं आता। ठीक है, बेटर टेक्निक्स कैसे लेके आनी है वो नहीं पता है। मॉडर्नाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। तो रूरल एरिया गवर्नमेंट ने क्यों डेवलप करे थे बेटा? उसके पीछे गवर्नमेंट का दूसरा की इशू था डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स। गवर्नमेंट का ये मानना था कि वहां पे जो लोग हैं ना बेटा, उनके पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं बट उनको यूज करने नहीं आ रहे। तो हमें लोगों को वो सिखाना चाहिए कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को कैसे यूज करें, कैसे यूटिलाइज करें। तो दूसरा मुद्दा बिहाइंड द रूरल डेवलपमेंट वाज डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब 2 रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है, मेरे साथ साथ याद करोगे। पहला कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ कौन सा रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स। तीसरा रीजन बिहाइंड रूरल डेवलपमेंट वाज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, बोलो नाम बोलो। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कौन सा सेक्टर? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी इंडस्ट्रियल, और टर्शरी सर्विस सेक्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। जितनी भी सर्विसेज होती है, वेदर इट इज इरिगेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आती। रोड, रेलवे सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आती। तो अगर कंपेयर करें बेटा रूरल को अर्बन से, तो कहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है? अर्बन का। तो गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट क्यों इनिशिएट करा? क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगता। तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज को डेवलप करा। ठीक है भाई, अब मैंने 3 रीजन आपने ऐसे याद करने मेरे साथ कि गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट क्यों इनिशिएट करा, क्योंकि 3 चीजों का डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथी चीज, 5 की इशू है बेटा। रूरल अर्बन कंपेयर करो, पॉवर्टी कहां पे ज्यादा है? रूरल एरिया में। तो गवर्नमेंट का चौथा रीजन बिहाइंड रूरल डेवलपमेंट था एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। गवर्नमेंट चाहती थी पॉवर्टी को खत्म किया जाए।
इसलिए भी गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज को डेवलप करा। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए बेटा गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं लेके आई है। लाइक 9th क्लास में आपने MG नरेगा पढ़ी थी, अब तो बहुत सारी आ गई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं। तो गवर्नमेंट का एक और रीजन था बेटा रूरल डेवलपमेंट के पीछे, ये ध्यान में रखना, इंडिया में अभी भी बेटा 30% से ज्यादा पॉपुलेशन BPL है। BPL का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो इसलिए भी गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अब रूरल एरियाज को डेवलप करना जरूरी है टू एलिवेट द पॉवर्टी, ताकि पॉवर्टी को खत्म किया जाए। और लास्ट रीजन, अच्छा अभी आपने मुझे बताया था कि रूरल एरियाज में मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, बोलो भाई, एग्रीकल्चर। और आप इंडियन इको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो, ब्रिटिश रूल से लेके आज तक आपको पता है करंट सिनारियो। तो ब्रिटिश रूल में ब्रिटिशर्स ने, अगर आपको याद हो तो, सबसे पहला स्टैग्नेंट किसको करा था, एग्रीकल्चर को बर्बाद किया था। किस सिस्टम के थ्रू, जमींदारी सिस्टम। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने सबसे पहला काम क्या करा, लैंड रिफॉर्म लेके आए। लैंड रिफॉर्म का मतलब एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो रूरल डेवलपमेंट बेटा गवर्नमेंट ने इसलिए भी इनिशिएट किया ताकि रूरल एरियाज में लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, जमींदारी सिस्टम को खत्म करो, ताकि जो लैंड जमींदार की है वो उनसे लेके हम टिलर्स को दे दे। टिलर का मतलब कल्टीवेटर्स को दी जाए, फार्मर्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव किया जाए, पॉवर्टी खत्म की जाए। तो ये लैंड रिफॉर्म लाने के लिए भी बेटा गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज को डेवलप करा। तो 5 की इश्यूज है, 5 आपसे पूछूंगी कैसे लर्न करना है। 3 चीजों का तो डेवलपमेंट किया बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर। खत्म क्या करना चाहता था, पॉवर्टी, और लगाना क्या चाहता था, लैंड। ठीक है, तो 5 की इश्यूज है बिहाइंड रूरल डेवलपमेंट। 5 आपसे पूछूंगी एक एक करके। अब मैं आपको रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे चुकी हूं। रूरल डेवलपमेंट इज अ, सी से कौन सा पॉइंट था, कॉन्टिन्यूअस। दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव। तीसरा सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। दिशांत वेदी का आंसर दिया करो प्लीज। तो रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, तीसरा वर्ड क्या था, सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस, विच एम्स टू इंप्रूव ऑल द एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, जिसका मेन मोटिव था रूरल लाइफ को प्रमोट करना। रूरल डेवलपमेंट के कितने की इशू थे, 3, 5। तो 3 का तो डेवलपमेंट था। पहला डेवलपमेंट ऑफ कौन सा रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स। तीसरा डेवलपमेंट ऑफ, खत्म क्या करनी थी, लगाने क्या थे, लैंड। तो ये 5 की इशू। अब इसके अंदर के एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको अच्छे से खत्म करते हैं। देखो बेटा, तो ये की इश्यूज है बेटा रूरल डेवलपमेंट के पीछे। तो पहला की इश्यूज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करा था गवर्नमेंट ने 2 चीजों के थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। तो बेसिकली लिटरेसी को प्रॉपर अटेंशन दी गई थी, और स्पेशली कौन सी लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी। ठीक है भाई, तो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप करें, इसके अंदर की चीज भी याद करनी है। तो थ्रू एजुकेशन और हेल्थ गवर्नमेंट ने रूरल जो है डेवलपमेंट भी करा और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करा। ठीक है भाई, ये पॉइंट याद हो जाएगा, अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेकेंड हमारे पास है, देखो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मुझे ना पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा सर्विस सेक्टर आता है। तो जितनी सर्विसेज आप सब इसमें डाल सकते हो। क्रेडिट फैसिलिटीज कौन देती है, बैंक्स, बैंक इज इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी सर्विस सेक्टर है। ठीक है, फिर रूरल मार्केट्स, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, रोडवे, रेलवे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। इरिगेशन फैसिलिटी, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है ना, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। पावर, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इरिगेशन, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी सर्विस सेक्टर लिख दो कि गवर्नमेंट ने सारे सर्विस सेक्टर को प्रमोट करा था बेटा, ताकि रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। इन सब की दिक्कत थी बेटा, तो गवर्नमेंट ने इन सबको प्रमोट किया। ठीक है, अपलिफ्टमेंट करी। तो अब 2 पॉइंट बता चुकी हूँ, अंदर के एक्सप्लेनेशन के साथ पूछूंगी। पहला पॉइंट बताया था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मम्मी की कसम चीटिंग कोई नहीं करेगा, आंसर दो। ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप करे, विद एजुकेशन एंड हेल्थ। तो एजुकेशन यानी लिटरेसी को अटेंशन दी, स्पेशली कौन सी लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी। ठीक है, दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ली। ठीक है, गवर्नमेंट ने सब पे प्रॉपर अटेंशन दी, वेदर इट इज बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, रोडवे, सबको, कम्युनिकेशन। ठीक है, सबको प्रॉपर अटेंशन दी गई। अब नेक्स्ट आता है बेटा लैंड रिफॉर्म, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसके अंदर है, देखो, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशन, यानी मैं ये भी बोल सकते हो एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम में लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, गवर्नमेंट ने उसको एलिमिनेट करा। ये भी बोल सकते हो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो आपको पसंद आ रहा हो। ठीक है, वो भी बोल सकते हो। तो अब ये सारे पॉइंट ना लिंक करके याद करना। देखो,
पहला जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हुआ, उससे क्या हुआ, लैंड दे दी गई किसको, टेलर्स को। पहले लैंड किसकी होती थी, जमींदार की। जब जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ बेटा तो जमींदार से लैंड ले रही और टेलर्स यानी कल्टीवेटर्स को दे। तो लिंक करके याद करना, पहला पॉइंट है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ, उससे क्या हुआ, लैंड प्रोवाइड की गई किसको, टेलर्स को। अब जब टेलर्स यानी कल्टीवेटर को लैंड मिली तो उनसे उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी। ठीक है, ऑब्वियस इकोनॉमिक पैसा आने लग गया उनके पास। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू इंप्रूव देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पैसा आने लग गया तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये चारों पॉइंट पूछूंगी मैं इसके अंदर, ध्यान में रखना। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म में पहला काम हुआ एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम या एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन जमींदारी सिस्टम, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ, उससे सेकंड पॉइंट क्या हुआ, लैंड दे दी गई किसको, टेलर्स को। उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो गई। ठीक है, जिससे उन्होंने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर। ठीक है भाई, चारों पॉइंट क्लियर है, पक्का भाई? मैं पूछने वाली हूं, अभी ध्यान में रखना किसी से भी। रोमित क्लियर है तेरे को? ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म, अब मैंने आपको 3 बता दिए पॉइंट्स। पहला बताया था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कैसे हुआ था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन और हेल्थ, कौन सी लिटरेसी प्रमोट की गई, फीमेल लिटरेसी। दूसरा पढ़ा है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज कौन सा सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सारी सर्विसेज लिख दोगे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, सबको इंप्रूव कर। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म की एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे पहला पॉइंट एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है, या एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन जमींदारी सिस्टम, कुछ भी लिख सकते हो। उससे क्या इफेक्ट पड़ा, लैंड्स किसको दी गई, टेलर्स। ठीक है, लैंड टू टेलर्स होगी। ठीक है, जिससे क्या इंप्रूव हुई, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। उससे एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो ये 4 पॉइंट्स आप इसके अंदर दो। ठीक है, ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखो बेटा, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। ये तो मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज को क्यों डेवलप करा था, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन टारगेट था पॉवर्टी को खत्म किया जाए। ये पूछूंगी कितनी % पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। इसलिए पॉवर्टी को खत्म करने के लिए भी बेटा गवर्नमेंट ने रूरल एरिया डेवलपमेंट शुरू किया था। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी में ये रेट चाहिए मुझे आपका, 30% ऑफ पॉपुलेशन इज बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट को इनिशिएट करा। कौन सा पॉइंट रह गया वो आप मुझे बताओ, डेवलपमेंट ऑफ कौन सा रिसोर्स, प्रोडक्टिव। अच्छा, 3 का तो डेवलपमेंट करना था ना, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ, खत्म क्या करनी थी, इंप्लीमेंट क्या करने थे, लैंड रिफॉर्म। ये 5 थे, तो हमारा एक पॉइंट रह गया बेटा इसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ठीक है, अब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को डेवलप करा। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में मैंने आपको बोला वो चीजें आती है जो प्रोडक्शन में लगती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब सारी चीजें प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में आती है। तो जब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को डेवलप किया गया ना बेटा, फार्मर्स को सिखाया गया, ठीक है, कि भाई आप कैसे अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आप काम कर सकते हो, उनकी स्किल्स बढ़ाएगी। ठीक है, इससे क्या हुआ बेटा कि फार्मर्स को और भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। जब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को डेवलप करा, लैंड का यूटिलाइजेशन शुरू करा। ठीक है, लैंड पे जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर करो। ठीक है, रूरल एरियाज में फार्मर्स को समझाया गया बेटा, उनको एजुकेट किया गया कि आपके पास एक ही काम नहीं है कि सिर्फ आपने खेती बाड़ी करनी, एग्रीकल्चर ही करना है, आपके पास और भी काम, आप एलीड एक्टिविटीज में भी जा सकते हो। एलीड एक्टिविटीज कौन सी होती है, लाइक फिशरी है, पोल्ट्री है, ये सब एलीड एक्टिविटीज आती है। ठीक है, जिनके थ्रू भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो जब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ था ना बेटा, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी में बढ़ी थी और फार्मर्स को ये पता चला था कि भाई उनके पास एक ही ऑप्शन नहीं है काम करने का कि सिर्फ फार्मिंग है, फार्मिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं। अच्छा, फार्मिंग में इनकम जो सर्टेन होती है, अनसर्टेन होती है, क्योंकि आप सभी को पता है एग्रीकल्चर इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन मानसून। आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो मानसून पे ही डिपेंडेंट है और मानसून आर अनसर्टेन। ऐसा होता है ना, जिस दिन हम चेक करते हैं आज बारिश है, बारिश है, लिखा होता है बारिश नहीं है, उस दिन आती है। ठीक है ना, और जिस दिन लिखा होता है कि नहीं आएगी उस दिन तो, ठीक है ना। तो ये देख, अब ध्यान रखना बेटा, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। ठीक है, अब मैं 500 के अंदर की एक्सप्लेनेशन विद रूरल डेवलपमेंट आपसे पूछने वाली। वेदिका क्लियर है? रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्लियर है? रूरल डेवलपमेंट इज अ मम्मी की कसम है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट इज अ कौन सा प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव और सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस विच एम्स टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। लक्ष्य जी बोला करो प्लीज। ठीक है ना, विच एम्स टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। रूरल डेवलपमेंट के कितने की इश्यूज थे,
5, 3 चीजों का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्टिव रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। खत्म क्या करनी थी, इंप्लीमेंट क्या करने थे। अच्छा मुझे बताना जरा ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप किया गया, एजुकेशन और हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी सर्विसेज लिख देंगे। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को जब डेवलप किया गया बेटा तो उससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म में एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ, उससे लैंड किसको प्रोवाइड की गई, टेलर्स को। कौन सी कंडीशन इंप्रूव हुई, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। और इफेक्ट क्या पड़ा, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये भी अच्छी होगी। और पॉवर्टी को एलिवेट किया, वाई कितनी परसेंट पॉपुलेशन, 30% पॉपुलेशन बीपीएल थी, बिलो पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए भी बेटा रूरल एरियाज को डेवलप किया। बातें नहीं प्लीज, हंसना नहीं प्लीज, सामने ध्यान लगाओ। तो हम ये पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, व्हाट आर द की इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। रूरल एरिया अभी चैप्टर बता चुकी है, पूरा चैप्टर बेटा एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज में आपको पता है एक ही ऑक्यूपेशन है, दैट इज एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसके अलावा कोई ऑक्यूपेशन ही नहीं। तो पूरे चैप्टर में आपने एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव करा वही पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे इस चैप्टर के अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट बताओ। अब ये क्वेश्चन पढ़ाने से पहले इसकी थोड़ी कहानी सुनाती हूँ आपको। देखो क्रेडिट का मतलब आप सभी को पता है, लोन, बोरिंग, उधार, इसको हम क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। रूरल एरियाज में क्रेडिट जो है ना, फार्मर्स, पहले फार्मर्स क्रेडिट लेते थे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, तुमसे पूछूंगी अभी। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आते हैं वो सोर्सेज होते हैं जो ऑथराइज नहीं होते, जो लीगल नहीं होते, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, जो हम लोगों ने बनाए। नॉन इंस्टीट्यूशनल, जैसे मेरे पास पैसे की तंगी है तो मैं कह रही हूँ गुंजन 100 रुपए दे दे, दिस इज अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल में आता है। इसमें आते हैं फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, ठीक है, यानी मनी लेंडर का मतलब जमींदार हो गए, ठीक है ना, ये सब आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जो बिल्कुल भी ऑथोराइज नहीं है, जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, जो आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। अब रूरल एरिया में आपको पता है ना, जमींदारी तो एक्सप्लॉइट करते थे, कैसे करते थे, बाय चार्जिंग मोर इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, लगान वसूल करते थे, ठीक है। तो ये सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। तो अब ध्यान में रखना कि बेटा फार्मर्स पहले क्रेडिट के लिए, जब मैं पूछूंगी कि फार्मर्स क्रेडिट के लिए किस पे डिपेंडेंट थे, कौन से सोर्सेज पे, नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो वो इसी से लोन मांगते थे, रिलेटिव से मांग लिए, वो भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मनी लेंडर से ले लिया, वो भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फ्रेंड्स तो आपको पता है सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये जो रूरल एरिया में फार्मर्स है ना, इनकी सिचुएशन वर्स्ट होने का बिगेस्ट रीजन यही है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बनाए क्या, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बिल्कुल इसका अपोजिट है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं ऑथोराइज सोर्सेज, लीगल है, जो गवर्नमेंट ने बनाए, जिनका मेन मोटिव होता है वेलफेयर करना। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने जान पूछ के बनाए थे। क्यों बनाए थे, फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फार्मर्स की पोजीशन को अपलिफ्ट करने के लिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, हमारी इकोनॉमी में मॉनेटरी स्ट्रक्चर की एपेक्स बॉडी कौन है, आरबीआई, ये आप सभी को पता है। आरबीआई पूरे मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करती है। अगर आपसे पूछा जाए ना एग्रीकल्चर की एपेक्स बॉडी कौन, तो एग्रीकल्चर की एपेक्स बॉडी बेटा नाबार्ड है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कई बार 1 मार्कर पूछा जाता है, ठीक है। तो एपेक्स बॉडी ऑफ मॉनेटरी सिस्टम इज आरबीआई एंड एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर इज व्हाट, नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड गवर्नमेंट ने बनाई थी, ठीक है, और नाबार्ड का मतलब ये नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट करता था। तो फार्मर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट देता था, ठीक है, ये नाबार्ड का काम था। तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बॉडी बना दी भाई, नाबार्ड बना दी। नाबार्ड के अंदर बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स ओपन करे, जैसे आरबीआई अब रेगुलेट करती है, किसको रेगुलेट करती है, सारे कमर्शियल बैंकों को। वैसी नाबार्ड भी रेगुलेट करती थी, जो बैंक फाइनेंस देते थे किसको, एग्रीकल्चर को, फार्मर्स को। सारे कमर्शियल बैंक इसके अंदर आते हैं इंस्टीट्यूशनल में। आरआरबी इसके अंदर आते हैं। आरआरबी का मतलब होता है बेटा रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड आरआरबी इज, बोलो, रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये भी गवर्नमेंट ने पर्पसली ओपन किए थे बेटा, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट ने जानबूझ के बनाए थे कि जो फार्मर इनसे एक्सप्लॉइट हो रहा है वो इनसे बचे और इधर जाके लोन, ठीक है। फार्मर्स को इनके बारे में पूरी नॉलेज दी गई कि आप इनसे मत लो भाई, आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बेटर आप इस तरफ मूव करो, ये आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी देंगे, आपका वेलफेयर भी करेंगे। मोर ओवर
इनको एक और कंडीशन दी गई थी आरआरबी को, कमर्शियल बैंक को, अगर कोई फार्मर बेटा लोन वापस नहीं कर पाता था ना तो ये कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते थे। अब आज की डेट में क्या होता है, अगर मैंने कोई लोन लिया मैं वापस नहीं कर पा रही तो मेरे घर पे लोग आ जाएंगे, ठीक है, लोन वसूल करने के लिए। तो इनको ये एडवाइस दी गई थी कि भाई अगर कोई फार्मर, क्योंकि उनकी कंडीशन आपको पता है पहली वर्स थी, तो उनको बोला गया था कि अगर कोई फार्मर आपको लोन वापस नहीं कर पाता है कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, उस पर कोई आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बट ये तो मैंने अच्छी चीजें बताई है इंस्टीट्यूशनल के बारे में, बट इनकी कुछ दिक्कतें भी थी, ठीक है, इनकी कुछ ड्रॉबैक भी थी। अभी तो देखो अगर मैं दोनों में से पूछूंगी, अच्छा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका था, पहले तो ये बोलो किसका, दोनों को कंपेयर करो बेशर्मो, नॉन इंस्टीट्यूशनल का। ऑथोराइज कौन से थे, इंस्टीट्यूशनल। गवर्नमेंट ने कौन से बनाए थे, एग्रीकल्चर की एपेक्स बॉडी कौन है, आरआरबी की फुल फॉर्म क्या है, रीजनल रूरल बैंक, और ये क्या लिखा है, कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ये एक्सप्लॉइट करते थे, ये एक्सप्लॉइटेशन से बचाते थे, ये ध्यान में रखें, ठीक है, ये फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये बचा रहे। अब इनको इतनी बड़ी कंडीशन दी गई कि अगर कोई फार्मर लोन वापस नहीं कर रहा छोड़ दो, उन पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन मत। तो ये बेटा ज्यादा टाइम के लिए सक्सेसफुल नहीं रहे। अब कोई बैंक ऐसे थोड़ा ना चल पाएगा कि यार लोन दे जा रहा है वापस नहीं कर रहे तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा, तो अब क्या, कहां से पैसा, कोई मनी हाइस्ट करके थोड़ा ना लेके आएंगे बैंक, ठीक है, कितना पैसा बांटने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा बेटा, जब फार्मर्स लोन ले रहे थे वो वापस नहीं कर रहे थे ना, तो इनको बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या था, इनके ऊपर ओवरड्यूज बढ़ते जा रहे थे, ठीक है, ओवरड्यूज बढ़ते जा रहे थे। मोस्टली जो डिफॉल्टर थे ना बेटा वो विलफुल डिफॉल्टर थे। विलफुल का मतलब जानबूझ के, लोगों को पता चल गया था, ठीक है, कि ये कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे नहीं, तो लोग लोन ले रहे थे वापस उनको कर ही नहीं रहे थे। तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि इनके पास पैसा नहीं बच रहा था, इनके पास ओवरड्यूज बढ़ते जा रहे थे, और मोस्टली द क्रेडिट इज टेकन बाय रिच फार्मर। अब ये बने किसके लिए थे, पुअर फार्मर्स के, कि हम पुअर फार्मर का वेलफेयर करेंगे। बट अगर मैं आपको इंडिया की कहानी सुनाऊं तो आप सभी इस चीज को सभी जानकारी रखते हो, ठीक है, कि हर साल भी डीडीए के फ्लैट्स की अलॉटमेंट होती है, आपने सुने होंगे आई थिंक, ठीक है। गवर्नमेंट 50,000 से ज्यादा डीडीए फ्लैट्स निकालती है हर साल, और वो किसके लिए निकालती है, बीपीएल के लिए। बीपीएल इज बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए। बट अप्लाई कौन करता है, हम लोग भी कर देते हैं, ठीक है, रीजन सस्ते में मिलते, ठीक है, आप आगे फ्यूचर में उसको बेच दो, तो कई लोग उसमें भी इन्वेस्ट करते। अब उसका एडवांटेज भी कौन ले रहा है, रिच लोग ही ले रहे हैं, पुअर सेक्शन को वो अलॉटमेंट मिल ही नहीं पा रही, ठीक है। पुअर सेक्शन बीइंग इलिटरेट, उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट डीडीए के फ्लैट्स भी निकाल रहा है, सस्ते रेटों पे निकाल रहे हैं, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। तो इंडिया में ज्यादातर एडवांटेज जो है ना, इट इज टेकन बाय रिच सेक्शन। ऐसी गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस खोले थे ये पुअर फार्मर्स के लिए खोले थे, बट इनका बेनिफिट कौन ले रहा था, रिच फार्मर, ये ध्यान में रखें, ठीक है। तो इनकी दो दिक्कतें थी, एक तो लोग पैसा ले रहे थे वापस नहीं कर रहे थे, और मोस्टली क्रेडिट इज टेकन बाय रिच फार्मर, ज्यादातर लोग जो है वो रिच फार्मर लोन ले रहे थे। तो धीरे धीरे इनको बेटा बंद होना पड़ गया, क्योंकि इनके पास पैसे की किल्लत आ गई। धीरे धीरे आधे से ज्यादा कमर्शियल बैंक बंद हो गए, आरआरबी बंद हो गए, तो ये दिक्कतें थी, ये ध्यान में रखें, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि क्रेडिट के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। इट इज बेटर टू टेक क्रेडिट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हैं, मोर ओवर एक्सप्लॉइटेशन से बचाते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि हम इंस्टीट्यूशनल से लोन ले, ठीक है, रादर देन फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऑथोराइज नहीं है, लीगल नहीं है, ध्यान में रखें। अब बैक मारते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन तो हमारा ये था, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट, बट हमें पता होना चाहिए था क्रेडिट के बारे में, तो वो हम पढ़ चुके। तो क्रेडिट की क्या इंपॉर्टेंस है, अब आपको ये पढ़ना है। अब सारे पॉइंट लिख के दूंगी, उसके बाद आपसे पूछूंगी, किसी का भी नाम लूंगी और 6-7 पॉइंट इकट्ठे पूछूंगी, ध्यान में रखना, एक एक करने का कोई सीन नहीं। हर बंदे के ना बेटा, रॉ में सामने देखो प्लीज, हर बंदे के बेटा दो तरीके के खर्चे होते हैं। एक तो होते हैं पर्सनल एक्सपेंडिचर, आप लोगों के तो बहुत ज्यादा है, आप तो डेली कर्जे में ही रहते हो, ठीक है, दोस्त से कुछ ना कुछ उधार चलता रहता है, बंदी का बर्थडे आ गया है, वैलेंटाइन डे आ गया है, बहुत कर्जे में डूबे पड़े हो, स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, मम्मी दे नहीं रही है पेट्रोल भराने के पैसे, ठीक है ना, तो आप तो डूबे पड़े हो बेटा। तो हर बंदे के ना दो तरीके के खर्चे होते हैं बेटा, एक तो है पर्सनल एक्सपेंडिचर, आप समझ गए होगे अब आपके कौन से पर्सनल एक्सपेंडिचर है, बट हम फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो फार्मर्स के भी पर्सनल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो फार्मर्स के एक्सपेंडिचर तुम्हारे वाले नहीं है कि बंदी का बर्थडे आ गया है, ठीक है, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है, तो इसमें पर्सनल एक्सपेंडिचर्स में हम लिखेंगे भाई मैरिजेस, शादियों के लिए लोन लेते हैं, सेरेमनीज हो गई,
फार्मर्स रिचुअल में बड़ा बिलीव करते हैं। लगान मूवी आप सभी ने देखी होगी, यस और नो? जिसने नहीं देखी बेटा वो तो वाहियात इंसान है, ठीक है। लगान देखिए भाई, आमिर खान, लगान। वाह, टाइम नहीं मिला, टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। तो भाई अगर तुम्हें याद हो तो लगान पिक्चर के अंदर ना वो इतना बड़ा सेटअप, सामने सुनो भाई अभी मेरी बात, इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा खर्चा करते हैं सिर्फ बारिश की पूजा करने के लिए, कि बारिश आ जाए। तो वो हीरोइन इतना डांस कर देती है बेचारी, 40 मिनट का पूरा डांस कर देती है कि बारिश आ जाए, ठीक है। इतने पकवान बनाए जाते हैं कि बारिश आ जाए। तो फार्मर्स रिचुअल्स में बहुत बिलीव करते, उसके लिए भी वो लोन लेके खर्चा करते। तो पर्सनल बातें मत करो बेटा प्लीज बीच में, पहले आपको बार बार बोल रही हूँ। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर में ये सब चीजें आती है, मैरिजेस, सेरेमनीज, रिचुअल। तो फार्मर्स क्रेडिट की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? फार्मर्स को एक तो लोन चाहिए पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए, दूसरा लोन चाहिए प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए। ये 2 पॉइंट ऐसे याद करने कि 2 तरीके के फार्मर खर्चे करता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के अंदर वो चीजें आती है जो प्रोडक्शन में यूज होती है, ठीक है। लाइक मेरे को फर्टिलाइजर्स लेने हैं, सीड्स लेने हैं, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेने हैं, ट्रैक्टर खरीदने हैं, तो ये सारे प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी फार्मर्स को क्रेडिट क्यों चाहिए, तो दिमाग में रखोगे फार्मर के 2 खर्चे हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। पर्सनल में मैरिजेस, सेरेमनी ये सब आ गई, प्रोडक्टिव में फर्टिलाइजर, सीड्स ये सब आ गई। तो इसके लिए फार्मर्स क्रेडिट पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है बेटा। दूसरी चीज, अगर फार्मर्स को प्रोडक्शन बढ़ानी है तो भी उसको क्रेडिट चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ऑब्वियस है बेटा उसको क्रेडिट चाहिए, उसको अच्छे ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, उसको अच्छी मशीन टूल इक्विपमेंट चाहिए, तो भी वो लोन लेगा, लोन पे डिपेंडेंट होगा। तो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी उसके लिए भी फार्मर्स लोन लेता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ध्यान में रखना बेटा, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड इनकम रियलाइजेशन। इनकम के आने में और क्रॉप को सो करने में टाइम गैप होता है बेटा। आपको होता है क्रॉप सोइंग का मतलब क्या है? प्रोडक्शन। और इनकम रियलाइजेशन का मतलब है सेल। जब आप सेल करोगे तो ही तो पैसा आएगा। तो देयर इज द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल। प्रोडक्शन और सेल में टाइम गैप होता है। अब आज मैंने सीड डाला, कल ही थोड़ा ना बन जाएगा और परसों मैं बेच दूंगी, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन और सेल में टाइम गैप होता है, और इस टाइम गैप में फार्मर्स अपने खर्चे कैसे मीट करता है? विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट। ये ध्यान में रखें। तो फार्मर क्रेडिट इसलिए भी लेता है बिकॉज देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड इनकम रियलाइजेशन, ठीक है। इसलिए भी फार्मर्स जो है वो ज्यादातर लोन पे डिपेंडेंट होते, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, अभी और भी बता रही हूँ, फिर तुमसे पूछूंगी किसी का भी नाम लेके, जो बातें कर रहे हैं उन्हीं से शुरू करूंगी। तो फार्मर के 2 खर्चे हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। दोनों के लिए क्रेडिट चाहिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो भी क्रेडिट चाहिए। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड इनकम रियलाइजेशन। इनकम के आने में, क्रॉप को सो करने में भी बहुत बड़ा टाइम गैप होता है, और इस टाइम गैप में भी फार्मर्स अपने खर्चे मीट करता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? क्रेडिट। और आप सभी को पता है, आपने अभी मुझे बताया था, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट किस पे है? एग्रीकल्चर इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। इरिगेशन के लिए हम मॉनसून पे डिपेंडेंट है, और मॉनसून आर सर्टेन, अनसर्टेन? अनसर्टेन। इसलिए भी फार्मर्स लोन लेता है। अब अच्छा मॉनसून नहीं आया बेटा, गुड रेनफॉल, गुड प्रोडक्शन, बैड है तो बैड प्रोडक्शन, फिर फार्मर अपने खर्चे कैसे मीट करेगा? विद हेल्प ऑफ व्हाट? क्रेडिट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंडेंट है बेटा, इसलिए भी फार्मर्स को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी लेंडर से बचना है। मनी लेंडर्स वही हैं जमींदार। तो इट इज बेटर टू टेक क्रेडिट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल? इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल तो एक्सप्लॉइट करेंगे, तो मनी लेंडर के एक्सप्लॉइटेशन से बचना भी है तो भी बेटा आपको क्रेडिट लेना चाहिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो अब ये सारे पॉइंट 500 के 500 पूछने वाली हूं। अभी 2 मिनट का वक्त दे रही हूं, फिर कसम दे दूंगी, वादे दे दूंगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब कसम मम्मी की नहीं दूंगी, मम्मी की कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही है मुझे इधर, क्योंकि आधे तब भी चुप है। तो अब आपकी बंदियों के और बंदों की कसम दूंगी, और क्या करूं? नो कमेंट। कितनी प्यास लगती है, कौन से नशे करते हो तुम लोग? जा, और आगे आज के बाद बेटा बॉटल गले में टांग के आई हो, ठीक है, जैसे बचपन में जाते थे स्कूल में। क्लास के बीच में पानी अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है भाई। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो भाई अब सामने देखो। फार्मर्स के 2 खर्चे थे, कौन से? पर्सनल में इतना खुश क्यों हो रहे हो तुम? पर्सनल एक्सपेंडिचर ऐसे कर रहे हो, सभी ऐसे कर रहे हो पर्सनल एक्सपेंडिचर, जैसे मैं समझ जाऊं, ठीक है भाई, समझ रही हूँ। तो फार्मर्स के 2 एक्सपेंडिचर है, पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। दोनों के लिए लोन चाहिए। एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है? मॉनसून। मॉनसून आर अनसर्टेन,
क्या इंक्रीज करनी है फार्मर्स को? प्रोडक्टिविटी, उसके लिए भी लोन चाहिए। ठीक है, और पॉइंट आप बताओ। वेरी गुड, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड इनकम रियलाइजेशन। इनकम के आने में, क्रॉप को सो करने में टाइम गैप होता है। इस टाइम गैप में भी फार्मर अपने एक्सपेंडिचर मीट करता है विद हेल्प ऑफ क्रेडिट। और कौन सा पॉइंट था? मनी लेंडर के एक्सप्लॉइटेशन से बचना। टू रिलीव फ्रॉम द बर्डन ऑफ मनी लेंडर्स आपको क्रेडिट चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है। देखो, इसको एक बार रीडिंग भी कर लेते हैं, फिर तुमसे पूछूंगी। और मैं बड़ी चंटू बेटा, भी ताजा ताजा नहीं पूछूंगी, पहले पिछला क्वेश्चन पूछूंगी ताकि तुम ये भूल जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूछूंगी। देखो बेटा, पहला पॉइंट है टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी, ये बता दिया। प्रोडक्शन बढ़ानी है तो क्रेडिट चाहिए। ठीक है, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड इनकम रियलाइजेशन। ठीक है, क्रॉप सोइंग में और इनकम रियलाइजेशन में टाइम गैप है, इसलिए भी आपको क्रेडिट चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, फर्स्ट पॉइंट ये है। टाइम गैप वाला सेकंड पॉइंट है। और पढ़ के देख लेते हैं और कौन कौन से। क्रेडिट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज हेल्प्स इन रिलीविंग द फार्मर्स फ्रॉम द बर्डन ऑफ लोकल मनी लेंडर, ये भी बता चुकी हूं आपको। लोकल मनी लेंडर, ट्रेडर से बचना है तो भी आपको लोन चाहिए। कहां से चाहिए लोन? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, ध्यान में रखना, दोस्तों से नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, दो खर्चे होते हैं फार्मर के, आपको पता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। दोनों के लिए आपको लोन चाहिए। आपने बुक ओपन करी हुई है, ये वाला पॉइंट सही कर दो। 72 ईयर्स है, इसको 75 ईयर्स कर देना बस। लास्ट वाले पॉइंट में 72 को 75 कर दो। तो लास्ट पॉइंट है, एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून एंड मॉनसून आर अनसर्टेन, इसलिए भी फार्मर्स को लोन चाहिए। ये 72 को बार बार बोल रही हूँ, 75 कर देना भाई बुक के अंदर। हाँ, जो भी है उसको 75 कर देना। जो भी 72, 59 जो भी मेंशन है बेटा, उसको करेक्ट करके 75 कर दो। 75 कर दो बस, और कुछ नहीं करना बेटा। बातें मत करो, बातें करने वालों की बारी आ रही है।